अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कॉलोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक फॉरेन पावर जो कि ज्यादातर एक इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर होती है, वो एक फॉरेन टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेती है, जिसे कॉलोनी कहा जाता है। और यूजुअली वो ऐसा अपने बॉर्डर से दूर किसी और जगह पर ऐसा करती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो दूसरी कंट्री के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डोमिनेट करना चाहती है, पॉलिटिकली, मिलिटरीली और कल्चरली। दुनिया में कॉलोनाइजेशन की शुरुआत यूरोपियंस द्वारा 15th सेंचुरी के एंड में हुई थी। पहली कॉलोनाइजेशन क्रिस्टोफर कोलंबस के आने से हुई। 16th और 20th सेंचुरीज के बीच में यूरोपियन पावर्स ने पूरी दुनिया और उसके वेल्थ पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करी थी, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हुए थे। उन्होंने अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बड़े पार्ट्स पर कब्जा जमा लिया था। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जो कि यूरोपियंस के कॉलोनाइजेशन से बच गई थी, और आज इस वीडियो में हम ऐसी ही 12 कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। नंबर 12, टोंगा। ईयर 1900 में टोंगा एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था, लेकिन वो अंडर फुल कंट्रोल रहा। टोंगा की रॉयल फैमिली और 33 नोबल फैमिलीज कभी कॉलोनाइज नहीं हुए। फॉरेन काउंसिल होने के बावजूद टोंगन मोनार्की हमेशा से अपनी जगह पर बनी रही है। 1970 में इस देश ने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करी और कॉमनवेल्थ का हिस्सा भी बनी, जो कि एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है 54 मेंबर स्टेट्स की, जिनमें से ऑलमोस्ट सारी फॉर्मर टेरिटरीज थी ब्रिटिश एम्पायर की। नंबर 11, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया प्राइमरी रूल किया गया था ट्राइबल लीडर्स के द्वारा। 16th सेंचुरी में ओटोमन एम्पायर रूल ने कंट्रोल गेन किया मेजॉरिटी ऑफ सऊदी अरेबिया का, और वो अंडर पावर रही सन 1918 तक। इस एम्पायर के दौरान सऊदी रॉयल फैमिली ने देश के कंट्रोल के लिए लड़ना शुरू किया। ये पॉलिटिकल मूवमेंट वर्ल्ड वॉर 1 के साथ कोइंसाइड करता है, जब ब्रिटिश फाइट कर रहा था अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। एम्पायर को कमजोर करने के लिए ब्रिटेन ने सपोर्ट प्रोवाइड करा था फॉर अ पैन अरब रिवोल्ट। वॉर के एंड होते होते ऑटोमन एम्पायर ने कंट्रोल गवा दिया था सऊदी अरेबिया का, और उसके बाद एक यूनाइटेड अरब स्टेट रह गया था। नंबर 10, ईरान। ब्रिटिश और रशियन फोर्सेस दोनों ही इंटरेस्टेड थे प्रेजेंट डे ईरान को कंट्रोल करने में। रशिया सक्सेसफुल हुआ था कुछ नॉर्दर्न एरियाज को कैप्चर करने में 19th सेंचुरी में। उसी तरह से ब्रिटिश फोर्सेस ने भी पावर गेन कर ली थी ईस्टर्न रीजन ऑफ द पर्शियन एम्पायर की, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान है। इस समय के दौरान ईरान की वास्ट मेजॉरिटी कजर डायनेस्टी के रूल के अंडर थी, जिसने मनी बोरो किया था यूरोपियन बैंक से। पैसे वापस ना चुका पाने के कारण से ब्रिटिश और रशियन गवर्नमेंट्स एक एग्रीमेंट पर आए थे कि वो पर्शियन रेवेन्यूज को शेयर और कंट्रोल करेंगे। पर्शियन एम्पायर ने शर्त को कभी एग्री नहीं किया, और उन्होंने अपने आप को ऑफिशियली कॉलोनाइज होने से भी रोक लिया। नंबर 9, जापान। जापान एक और ऐसी कंट्री है जो कि रेजिस्ट कर पाई यूरोपियन कॉलोनाइजेशन को। जापान के गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करी थी ताइवान, कोरिया और साउथ साखलिन में। गवर्नमेंट ये जानती थी कि एक थ्रेट था वेस्टर्न इन्वेजन का, और इसके रिस्पॉन्स में उसने मेजी रेस्टोरेशन ऑफ 1868 का सहारा लिया। इस सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म ने कंट्री को तैयार किया किंग चाइना को डिफीट करने में, जो कि फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर के दौरान था, जब रशियन अटेम्प्ट किया इन्वेजन के लिए जापानीज फोर्सेस तैयार थी, और वो 1905 की रूसो जापानीज वॉर भी जीत गए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने एडवांटेज लिया और कोरिया और मंचूरिया को एनेक्स कर लिया और एक कॉलोनियल पावर भी बन गए। नंबर 8, कोरिया। कोरिया एशियन पावर्स द्वारा रूल किया गया था। ये एक ट्रिब्यूटरी स्टेट था किंग चाइना का अंटिल 1895, जब जापानीज गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंट्रोल गेन कर लिया था फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर जीतने के बाद। जापान ने फॉर्मली कोरिया को कॉलोनाइज कर लिया था ईयर 1910 में, जिससे वो ऑप्शन यूरोपियन पावर्स के लिए बंद हो गया था। नंबर 7, थाईलैंड। 19th सेंचुरी के दौरान प्रेजेंट डे थाईलैंड को किंगडम ऑफ सियाम के नाम से जाना जाता था। ये किंगडम लोकेटेड था द फ्रेंच रूल इंडो चाइना, जो कि प्रेजेंट डे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया है, और ब्रिटिश रूल बर्मा, जो कि आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ये इन दोनों के बीच में मौजूद था। सियाम के किंग चालालॉन्गकोर्न ने काम किया था काफी यूरोपियन कस्टम्स को अडॉप्ट करने के लिए, और वो इंटरेस्टेड हुए यूरोपियन टेक्नोलॉजी में, जिससे वो कॉलोनाइजेशन को प्रिवेंट कर सके। उनके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ने किंग को इन्फ्लुएंस करा ब्रिटिश फ्रेंच रिलेशनशिप को अपने फेवर में करने में, और इससे वो बच पाए मेजॉरिटी ऑफ द किंगडम को फ्रॉम फॉलिंग अंडर द यूरोपियन रूल। नंबर 6,
द ओटोमन एम्पायर, टर्की। ओटोमन एम्पायर काफी बड़ा, पावरफुल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स था किसी भी यूरोपियन पावर के लिए सिंपली उसे अपने साथ जोड़ने में। लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरीज में यूरोपियन पावर्स ने उसकी काफी नॉर्दर्न अफ्रीका और साउथ ईस्ट यूरोप की टेरिटरीज को सीज कर लिया था, और ये डायरेक्टली या फिर लोकल इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स के जरिए था। क्रीमियन वॉर की शुरुआत में ओटोमन गवर्नमेंट या सबलाइन पोर्ट को पैसे बोरो करने पड़ते थे यूरोपियन बैंक से अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए, और जब वो ये पैसे रिटर्न नहीं कर पाए थे लंदन और पेरिस बेस्ड बैंक को, तब बैंक्स ने कंट्रोल ले लिया था ऑटोमन रेवेन्यू सिस्टम का। फॉरेन इंटरेस्ट ने काफी हेवीली इन्वेस्ट किया था रेल रोड, पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में, जिसने उन्हें और ज्यादा पावर दे दी थी एम्पायर में। ऑटोमन एम्पायर सेल्फ गवर्निंग रहा था वर्ल्ड वॉर 1 में गिरने से पहले, लेकिन फॉरेन बैंक्स और इन्वेस्टर्स ने काफी पावर का इस्तेमाल वहां किया था। नंबर 5, चाइना। जब यूरोपियंस अटेम्प्ट कर रहे थे पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए, तब चाइनीज एम्पायर एक एक्सट्रीमली लार्ज फोर्स थी। उसे ऑटोमन एम्पायर से कंपेयर किया जाता था। इसका साइज इसके फेवर में काम करता था, और उसने इसे एक एल्यूसिव टारगेट बना दिया था कॉलोनाइजेशन के लिए। ब्रिटेन और फ्रांस कॉलोनियल रूल गेन करने के साथ साथ कुछ पावर भी ले पाए थे चाइना के ऊपर अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के जरिए। उनका स्टेटस एज फेवर्ड नेशंस ग्रो होता गया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड ओपियम वॉर्स, जो कि 1839 से 1842 तक और 1856 से 1860 तक चली थी। ये देखकर यूएस, रशिया और इटली भी फेवर्ड नेशंस का दर्जा चाहने लगे। कॉलोनाइज होने के बावजूद चाइना के कोस्टल एरियाज डिवाइड हो गए थे अमंग वेस्टर्न पावर्स, जिसकी वजह से किंग डायनेस्टी को कुछ कंट्रोल लूज करना पड़ा था, लेकिन पूरा नहीं। नंबर 4, अफगानिस्तान। पर्शियन एम्पायर की तरह ही अफगानिस्तान ने भी अटेंशन कैच कर लिया था द ग्रेट ब्रिटेन और रशियन फोर्सेस की। अफगान मिलिट्री इनके इंटेंशंस को जानती थी, और इस कारण से वो ब्रिटिश आर्मी को हरा पाए फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में, जो कि 1839 में हुई थी। लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस भी इतनी आसानी से हार कहां मानने वाली थी। उन्होंने फिर से अटेम्प्ट किया अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर में, जो कि 1878 से 1880 तक चली थी। इस वॉर में ब्रिटेन्स नेगोशिएट कर पाए थे और कंट्रोल ले पाए थे कंट्री की फॉरेन रिलेशंस का, लेकिन डोमेस्टिक कंट्रोल अफगानिस्तान के पास ही रहा था। नंबर 3, नेपाल। 1814 से 1816 तक नेपाली मिलिट्री फोर्सेस ने एंग्लो नेपलीज वॉर लड़ी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत भारी भरकम ट्रूप्स थे, और वो कंट्रोल गेन कर पाए थे अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द नेपाल टेरिटरी। इस केस में नेपाल के ज्योग्राफिक फीचर्स ने उसके फेवर में काफी काम किया, और माउंटेन्स की वजह से ब्रिटिश पासेज को काफी हद तक रोका जा सका था। इसके अलावा ब्रिटिश आर्मी गोरखा ट्रूप से काफी इंप्रेस हुई थी, और इस आर्मी को उनके कॉलोनियल आर्मी के लिए रिक्रूट भी किया था। गोरखों ने इतने बढ़िया तरीके से लड़ाई की थी कि ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो नेपाल को अकेला छोड़ देंगे। नंबर 2, भूटान। नेपाल की तरह ही भूटान भी हिमालयन माउंटेन रेंज में स्थित है, और इसी वजह से इस टेरेन को भी इन्वेड करना बहुत मुश्किल है। 1772 से 1774 के बीच ब्रिटिश मिलिट्री लड़ी और कंट्रोल भी गेन किया किंगडम ऑफ भूटान के इंसिग्निफिकेंट एरियाज का, और इस कंट्रोल ने उन्हें कुछ नेगोशिएटिंग पावर्स दे दिए। ब्रिटिश ट्रूप को वहां से हटाने के लिए किंगडम ऑफ भूटान ने उन्हें 5 घोड़े और लॉगिंग इंडस्ट्री का कुछ कंट्रोल देने की सहमति जताई थी। इस अरेंजमेंट के बावजूद दोनों कंट्रीज के बीच कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रहे थे ईयर 1947 तक, जब इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस गेन कर ली और ब्रिटिश फोर्सेस को वहां से भगा दिया। नंबर 1, इथोपिया। इथोपिया खुद को अनकॉलोनाइज्ड रखने में सफल रही यूरोपियन से 1880 और 1914 के बीच में, जब यूरोपियन पावर्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को इन्वेड कर रही थी। इन्वेजन पीरियड के एंड तक अफ्रीका का 90% एरिया यूरोपियन नेशंस के द्वारा ऑक्यूपाई हो गया था। किंग टेवोड्रोस ने एक कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा क्वीन विक्टोरिया को, जो कि उस टाइम इंग्लैंड की महारानी थी, मगर इसका जवाब उन्होंने कभी नहीं दिया। किंग टेवोड्रोस को इस बात से गुस्सा आ गया था, जिसके बाद उन्होंने कई सारे ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को बंदी बना लिया, और ये हुआ था ईयर 1868 में, और उन्होंने उनको छोड़ने से भी मना कर दिया। तब ब्रिटिश फोर्सेस ने इन्वेजन करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग किंग को ओवरथ्रो नहीं कर पाए। ईयर 1888 में इटालियन फोर्सेस आईं और इथोपिया के साथ नेगोशिएट करके सिर्फ इरिट्रिया को टेक ओवर कर लिया। इथोपिया ने इटालियन आर्मी को हरा दिया था फर्स्ट इटालो इथोपियन वॉर में, जो कि 1896 में हुई थी। 1935 में मुसोलिनी के अंडर इटालियन फोर्सेस ने फिर से इन्वेजन की कोशिश करी, और इस बार इथोपिया को ऑक्यूपाई कर लिया और वहां के एम्परर को ओवरथ्रो कर दिया,
जिसके बाद एम्परर सेलेस ने कंट्रोल एक बार फिर से गेन कर लिया था एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जो कि 1941 में था, जिसके बाद उन्होंने इटालियन कॉलोनी ऑफ एरिट्रिया को भी एनेक्स कर लिया और ये हुआ था 1943 में। इस वीडियो में इतना ही। आपको इन 12 कंट्रीज के एफर्ट्स के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।